है गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिहार वंश के बारे में। प्रतिहार वंश वही है जिसको हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। प्रतिहार वंश के बारे में देखेंगे तो इनकी जानकारी के स्रोत हमको कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। हर किसी भी वंश का या इतिहास का एक स्रोत होता है, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से उसकी जानकारी मिलती है या कहाँ से इतिहास हमने लिखा गया है हमारे द्वारा। तो उसमें जानकारी के स्रोत में देखते हैं तो मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, उससे भी प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। उसके अलावा राजशेखर की रचनाएं, राजशेखर महिपाल प्रथम का, महेंद्रपाल प्रथम का राजगुरु था। और काव्य मीमांसा इन्होंने रचनाएं लिखी थी, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल पंजिका, बाल रामायण, हरविलास, भुवन कोश, बाल भारत। इसके अलावा बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी थी, तो उनसे भी प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय से मिलती है, चंद्रप्रभ की प्रभाव प्रशस्ति से मिलती है, कलहण की राजतरंगिनी से मिलती है, और सुलेमान और अल मसूदी जो अरब के यात्री थे जो यहाँ पे आए थे भारत में, इनके समय में उनके स्रोतों से भी हमको प्रतिहार वंश या फिर गुर्जर प्रतिहार की जानकारी मिलती है। इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूँ। प्रतिहार वंश ये मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। इसलिए जब राजस्थान की बात करेंगे तो प्रतिहार वंश को और भी डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। देखते हैं अभिलेखों के अनुसार, जो भी अभिलेख है उनके अनुसार इनको जो प्रतिहार है उनको रघुवंशीय क्षत्रिय माना गया है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ा गया है किस प्रशस्ति के अनुसार? ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, किस प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार वंश को राम के लक्ष्मण भाई छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ा गया है? तो मीर भोज की थी ग्वालियर प्रशस्ति। उसके अलावा प्रतिहारों के मूल पुरुष जो हरिश्चंद्र थे, जिसने प्रतिहारों की शाखा की स्थापना की थी, इसलिए उनको बोलते हैं मूल पुरुष हरिश्चंद्र। इनका था घटियाला अभिलेख जो कक के द्वारा लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ है कि मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। और खजर नामक जाति की संतान, ये किसने बताया है? कैंपबेल और जैक्सन ने। ये विदेशी इतिहासकार है, इन्होंने बताया कि भाई प्रतिहार वंश जो गुर्जर प्रतिहार है वह खजर नामक जाति की संतान है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति गुजरात अर्थात दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हुई थी। उस समय ये प्रदेश एक था और उस समय ये प्रदेश गुर्जरता नाम से जाना जाता था। हैनसांग जो कि चाइनीज यात्री था या चीनी यात्री था, उसने गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख कुचेलो नाम से तथा उनकी राजधानी भिनमाल का उल्लेख पीलो मोलो नाम से करता है। तो हैनसांग ने गुर्जर प्रतिहार क्या कहा? कुचेलो, और राजधानी भिनमाल को क्या बोला? पीलो मोलो। ये महत्वपूर्ण, याद रखें। हैनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार या द्वारपाल के पद पर कार्य करने के कारण इनको प्रतिहार कहते हैं। कुछ विद्वान ऐसा बताते हैं। ठीक है, प्रतिहारों की 3 शाखाएं थी। वैसे तो 24 शाखाएं थी, जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें मुख्य थी 3 शाखाएं, जिसमें मांडव्यपुर जिसका केंद्र था मेदंतक, भृगुकच्छ जिसका केंद्र था नंदीपुरी, अवंती जिसका केंद्र था कन्नौज। महत्वपूर्ण है कन्नौज, जो इनकी महत्वपूर्ण राजधानी मानी जाती है वो है कन्नौज। और मूलतः यही के माने जाते हैं, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी अभी भी भिनमाल कहलाती है। कन्नौज के प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन ही था। संस्थापक थे हरिश्चंद्र, जो मैंने आपको पहले आगे बता दिया था, जो कि ब्रह्म क्षत्रिय थे या फिर ब्राह्मण थे कह सकते हैं। प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के समय द्वारपाल की भूमिका निभाई। ये अरबी शासकों के विरुद्ध शत्रुता के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब जब भी अरब से या सिंध की ओर से अरब आक्रमण होता था तो जो गुर्जर प्रतिहार थे तो वो उनको रोक देते थे और उनको हरा देते, परास्त करके वापस भेज देते थे। राजशेखर ने लिखी थी काव्य मीमांसा, आगे बढ़ चुके हैं। उसमें क्या किया गया है? उस समय की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया गया। जो प्रदेश था वो किस प्रकार का था, उस स्थितियों का वर्णन किया गया है। सिंध की ओर से राजस्थान में जो भी आक्रमण होते थे उसको रोकने के लिए उनकी ख्याति में भी वृद्धि हुई है। इसमें पहला शासक देखते हैं नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इससे पहले हरिश्चंद्र था और भी थे शासक, उसके बाद फिर भी हम स्टार्ट करते हैं नागभट्ट प्रथम से। इनका कार्यकाल देखें तो 730 से 56 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इस वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने अरबों को पराजित किया था। देखो, वास्तविक संस्थापक माना है, इसको माना है, कहीं कहीं मीर भोज को भी वास्तविक संस्थापक माना है। वत्सराज इसके बाद हुआ था, जो 778 से 805 ईस्वी तक शासन किया। फिर नागभट्ट 805 से 833 ईस्वी तक, फिर रामभद्र 833 से 836 ईस्वी तक, फिर मीर भोज। यह सबसे महानतम शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। इन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलाए। ठीक है, उन सिक्कों पर आदि वराह लिखा हुआ था। मतलब इससे पता चलता है कि मीर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, यात्री कहाँ का था? अरब का था, और सुलेमान भारत आया था मीर भोज के समय। और महेंद्रपाल के समय में यात्री आया था अल मसूदी, जो मैंने आपको आगे बताया था, जानकारी के स्रोत मिलते हैं अल मसूदी और सुलेमान से। ठीक है, तो सुलेमान आया था मीर भोज के समय और जिसने इस शासक की बहुत प्रशंसा की थी, मीर भोज की। इसी ने भिनमाल को अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की।
तो पहले राजधानी थी भिनमाल और राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित करने का कार्य किया था मीर भोज में। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक और सर्वश्रेष्ठ राजा भोज था। कुछ समय पश्चात कन्नौज पर शासन करने वाले परमार वंशी राजा भोज और इस प्रतिहार वंशी राजा भोज में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसे कहीं कहीं मीर भोज भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे नाम इनका भोज ही था, लेकिन एक भोज नामक अन्य शासक भी था, भोज परमार, उनमें और इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए मीर भोज कहा जाता है। इन्होंने शासन किया था 836 से 82 ईस्वी तक। उसके बाद हुए थे महेंद्रपाल। ठीक है, ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय में इसके राजवंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इन्होंने शासन किया 885 से 910 ईस्वी तक। ठीक है, महेंद्रपाल ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके गुरु सुप्रसिद्ध संस्कृताचार्य राजशेखर थे, जिसने इनको रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी कहा। ठीक है, ये किसको कहा गया है? राजशेखर को। तो राजशेखर जो इनके गुरु थे और महेंद्रपाल प्रथम इनके शिष्य थे। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि इनके गुरु थे। इन्होंने निम्नलिखित प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। कौन कौन से लिखे? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, बाल भारत। तो इस प्रकार बहुत ग्रंथ लिखे इन्होंने। जो शुरुआत के दो ग्रंथ है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये क्या हुआ था कि राजशेखर वहां से चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? त्रिपुरी के कलचुरी वंश के यहाँ पे चले गए थे। उसके राजा के पास चले गए, वहीं पे रहने लग गए थे। और राजा का नाम था केयूर वर्ष, जिनको युवराज प्रथम भी कहा जाता है। और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना उन्होंने वहां पे की थी। ठीक है, तो बाकी ग्रंथ तो उन्होंने महेंद्रपाल के समय लिखे। बाकी दो ग्रंथ जो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी है, वो उन्होंने कलचुरी के वंश के वहां पे, त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश है वहां पे लिखे, केयूर वर्ष के काल में। तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखें, इस संबंधी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ विद्वान हर्ष के स्थान पर महेंद्रपाल प्रथम को ही हिंदू भारत का अंतिम महान शासक स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद हुआ था भोज द्वितीय, 910 से 12 ईस्वी तक शासन किया, 2 साल। फिर हुआ महिपाल प्रथम, इन्होंने लंबा शासन किया, 912 से 14, ये भी महान शासक थे। इसी के समय बगदाद निवासी, बगदाद कहाँ पे? वर्तमान में इराक की राजधानी है बगदाद, और ईरान की राजधानी है तेहरान। तो ये बगदाद के थे, अल मसूदी। और 915 या 16 के आसपास ये गुजरात में आए थे। मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो उनका क्षेत्र था वहां पे आए थे। उसने गुर्जर प्रतिहार को क्या बोला? अल गुर्जर। और राजा को कहा बोरा, और जो कि आदिवरा का अशुद्ध उच्चारण है। महिपाल प्रथम ने भी राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। राजशेखर उसे रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहता है। इसके शासन काल में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर इसे परास्त कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे राजशेखर है, तो राजशेखर जब भी नाम आया तो आपको याद आना चाहिए गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम से संबंधित है। ठीक है, महेंद्रपाल का ये राजगुरु था। तो इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र तृतीय। इन्होंने क्या किया? कन्नौज पर कर दिया आक्रमण। राष्ट्रकूट कहाँ पे थे? दक्षिण भारत में थे, तो उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर क्या कर दिया? इसको महिपाल प्रथम को परास्त किया। और कुछ समय बाद जो चंड कौशिकम के सेमेस्टर ने लिखी थी, वो नाटक है चंड कौशिकम, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि महिपाल प्रथम ने इंद्र तृतीय का जो उत्तराधिकारी था गोविंद चतुर, उसको हराकर कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पहले इंद्र तृतीय ने इनको हराया, फिर इंद्र तृतीय के वंशज गोविंद चतुर्थ को इन्होंने हरा दिया महिपाल प्रथम ने। उनके बाद हुआ महेंद्रपाल द्वितीय 944 से 46 ईस्वी तक। फिर देवपाल हुआ 946 से 49 ईस्वी तक। विनायक पाल, इन्होंने शासन किया 49 से 54 ईस्वी तक। फिर महिपाल द्वितीय, फिर विजयपाल और फिर राज्यपाल। राज्यपाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके सुबुक्त के विरुद्ध जयपाल की सहायता राज्यपाल ने एक सैनिक दस्ता भेजा था 991 ईस्वी में। वह आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भी शामिल था। इसी के समय महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। तो ये महत्वपूर्ण है, महमूद गजनवी ने किस शासक के समय आक्रमण किया था? तो राज्यपाल के समय आक्रमण किया था। ये राजस्थान का है, भारत का राज्यपाल या फिर नहीं है। ठीक है, महमूद गजनवी राज्यपाल अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग गया। तो इस बात पर गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए? चंदेल शासक का नाम था गंडदेव। ठीक है, गंगदेव नहीं गंडदेव है। तो इन्होंने क्या किया? गंडदेव का पुत्र था विद्याधर, इन्होंने राज्यपाल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और त्रिलोचन पाल जो इनके पुत्र थे राज्यपाल के, उनको क्या कर दिया? कन्नौज का शासक बना दिया। हत्या चंदेलों के सामंत कछवा वंशी अर्जुन के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद हुआ त्रिलोचन पाल और उसके बाद हुआ यशपाल। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के बाद कन्नौज के गढ़वालों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इन्होंने गढ़वाल वंश की
नींव डाली। ठीक है, तो पहले गुर्जर प्रतिहार कन्नौज में थे, उसके बाद गढ़वाल आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।